Hello student, I am Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to deliver a lecture on Principle of NMR. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ NMR, एप्लीकेशन ऑफ NMR और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR पर डिस्कस किया था और ये भी जाना था कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस टाइप का सैंपल NMR एक्टिव होता है और किस टाइप का सैंपल NMR इनएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक जो पूरा ही NMR इस पर बेस्ड होता है, उस टॉपिक को आज हम ले रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रा। तो आप ये प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रा टोटली NMR इंस्ट्रूमेंटेशन पर बेस्ड होता है। स्टूडेंट, जहाँ ध्यान हो तो हमने NMR स्पेक्ट्रा में दो मैग्नेट, लार्ज साइज मैग्नेट, जिनके बीच में सैंपल हम रखते थे, सैंपल ट्यूब रखते थे, तो उस सैंपल ट्यूब का इंटरेक्शन रेडियो एक्टिव वेव से कैसे होगा, कैसे उसका इंटरेक्शन होकर उसका स्पेक्ट्रा बनेगा, तो ये बात आप यहाँ समझेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात जब हम करते हैं तो NMR इंस्ट्रूमेंटेशन में लार्ज साइज के जो मैग्नेट्स होते हैं, उन मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है और उन दोनों मैग्नेट के बीच में हम सैंपल ट्यूब में सैंपल रखते हैं। तो आज हमें एक एग्जांपल सिंपल हाइड्रोजन एटम से लेकर और दूसरा एग्जांपल जिसमें मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम हो वो लेकर आज इस पूरे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, सैंपल जो हमने हाइड्रोजन एटम वाला लिया है, क्योंकि उस हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल होते हैं और हर चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, और जैसे ही ये न्यूक्लियस की बात कर ली या प्रोटॉन की बात कर ली, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने की वजह से ही हम उस प्रोटॉन को, उस न्यूक्लियस को और उस एटम को, हाइड्रोजन एटम को एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करना समझते हैं। मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। और जब एक स्मॉल मैग्नेट लार्ज मैग्नेट के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में आता है तो स्मॉल मैग्नेट अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है, और अपना ओरिएंटेशन चेंज करके यदि वो ओरिएंटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेट की वजह से हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो जाए, मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड जो हमने स्मॉल मैग्नेट जिसकी बात कर ली हमने, मतलब हाइड्रोजन एटम जिसकी बात कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन एटम यदि अपना ओरिएंटेशन एक्सटर्नल फील्ड जैसा ही रखे, तब एक सिचुएशन बनती है, एक स्टेट बनती है, जिस स्टेट को हम अल्फा स्पिन स्टेट या लो एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम जो सैंपल में जो हाइड्रोजन एटम है वो ज़्यादातर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपना ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में सेट कर देते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में सेट करते हैं तो हम इसको अल्फा स्पिन स्टेट या लो एनर्जी स्पिन स्टेट कहते हैं। चूँकि इस समय इनकी एनर्जी लो होती है इसलिए हम इसको स्टेबल स्टेट कहते हैं। ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम तो ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ एटम, जैसा मैंने ये पिक्चर में दिखा रखा है,
तो ये आप इजीली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दो स्टेट बनी हुई हैं, एक को तो हम कहेंगे लो एनर्जी वाली है, एक को हम कहेंगे हाई एनर्जी वाली है। तो लो एनर्जी वाली स्टेट में ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ एटम ऐसा भी करते हैं कि वो अपना ओरिएंटेशन उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखते हैं। तो उस समय अपन कहेंगे कि इनकी हाई एनर्जी स्टेट हो गई, और हाई एनर्जी स्टेट को हम बीटा स्पिन स्टेट कहते हैं। बीटा स्पिन स्टेट इट मीन्स यहाँ पर हमारे सामने दो स्टेट बन गई हैं, और दोनों स्टेट को अपने को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो ये तो बात हुई जब सैंपल में केवल हाइड्रोजन एटम। और यदि हम ऐसा सैंपल लें कि जिसमें हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, डाई इथाइल ईथर हम बात कर लें, डाई इथाइल ईथर हमने ले लिया। तो डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन दो अलग अलग कार्बन पर दो तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक तो कार्बन अल्फा है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है कार्बन, और एक कार्बन है बीटा जो नेक्स्ट कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है। इस पर हाइड्रोजन है और दूसरे पर हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होने वाला हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पर प्रेजेंट होने वाले कार्बन का कैसे रेडियो एक्टिव वेव से इंटरेक्शन होगा, ये भी हम जान लें। तो ध्यान दें, जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है, वो जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है, उस हाइड्रोजन का जब हम ओरिएंटेशन देखते हैं तो ये अपना ओरिएंटेशन ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते। अभी हम बात कर रहे थे कि जब एटम अकेला होता तो तुरंत चेंज कर जाता है। तो ये अपना ओरिएंटेशन जो बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है वो ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर पाता है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये जो हाइड्रोजन एटम है वो सील्ड हो जाता है, मतलब अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर पाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दैट बीटा कार्बन। तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर पाएगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर वो जो अल्फा जो स्टेट थी वो इजीली गेन नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट की बात करें, जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है और उस कार्बन से चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, डाईइथाइल ईथर की एग्जांपल दे देता हूँ, तो उस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्लाउड इधर की ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और क्लाउड जब शिफ्ट हो गया इसका मतलब अब जो कार्बन पर हाइड्रोजन है उसका ओरिएंटेशन अब इजीली वो अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर लेते हैं, और वो इस तरह से सेम डायरेक्शन में सेट करते हैं जैसे कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नल फील्ड का जो मैग्नेटिक डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में वो शिफ्ट करते हैं। और क्योंकि इस तरह से उनकी एनर्जी लो हो जाती है इसलिए अपन कहेंगे ये लो एनर्जी स्टेट है, और इस स्टेट को हम अल्फा स्पिन स्टेट कर देते हैं। तो अल्फा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन अपने ओरिएंटेशन को इजीली चेंज कर पाते हैं, बीटा कार्बन प्रेजेंट हाइड्रोजन अपने ओरिएंटेशन को इजीली चेंज नहीं कर पाते हैं। दिस इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इसका मतलब अल्फा कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हट गया है ऑक्सीजन की वजह से, तो हम कहेंगे इसको डीसिल्डेड प्रोटॉन और हाइड्रोजन। तो डीसिल्डेड और सिल्डेड ये दोनों कंडीशंस आपको मैंने इस स्लाइड में भी दिखा रखी है, डीसिल्डेड और सिल्डेड हाइड्रोजन। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये हुए कि दोनों हाइड्रोजन अपने डिफरेंट ओरिएंटेशन में होंगे। मतलब अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन वो इजीली अपने
इलेक्ट्रॉन अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर अल्फा स्टेट में आ सकता है, और बीटा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन वो चेंज नहीं कर पाता है। तो ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ रहे। अब हम आगे की बात करें। अब इस सैंपल पर हम रेडियो एक्टिव वेव्स जैसे ही डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इफेक्ट इस पर देखते हैं, जैसे इन पर ये रेडिएशन हम डालते हैं, तो इन दोनों कंडीशन पर जो हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पर और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इन दोनों का एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो एक्सटेंट लेवल है वो डिफरेंट होगा। मतलब दोनों के दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे, और जैसे ही हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो उस हायर एनर्जी स्टेट को रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस स्टेट कहते हैं। तो रेजोनेंस स्टेट दोनों ही हाइड्रोजन जाएंगे, अल्फा कार्बन वाले भी और बीटा कार्बन वाले, लेकिन दोनों जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो दोनों अपनी अलग अलग एनर्जी गेन करेंगे, और अलग एनर्जी गेन करेंगे तो हम कहेंगे कि अलग एनर्जी गेन करने से अब दोनों की रेजोनेंस स्टेट बन जाएंगी। रेजोनेंस स्टेट तो दोनों बनाएंगे लेकिन अलग अलग एनर्जी गेन करके। अब हम बात करते हैं ये एनएमआर का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ एनएमआर का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। तो स्टूडेंट ध्यान दें, हमने सैंपल लिया, हमने हाइड्रोजन एटम लिया। हाइड्रोजन एटम में क्योंकि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में क्योंकि न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर हो गया, क्योंकि प्रोटॉन है वो किसकी तरह, मैग्नेटिक की तरह एक्ट करता है, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। तो एन न्यूक्लियस वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, मैग्नेटिक हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ। और थर्ड पॉइंट है, क्योंकि ये रेजोनेंस यानी हाई एनर्जी स्टेट में ये कन्वर्ट होते हैं, इसलिए अपन कहेंगे ये रेजोनेंस शो करते हैं। तो कुल मिलाकर NMR का यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट, जैसे ही ये दोनों एटम, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम, दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच गए, तो उसके बाद ये अपनी लोअर एनर्जी स्टेट मतलब स्टेबल एनर्जी स्टेट में आने के लिए कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। तो दोनों ही एटम, अल्फा कार्बन वाला एटम और बीटा कार्बन वाला एटम, दोनों एटम डिफरेंट लेवल की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, वेवलेंथ वाली एनर्जी, वो दोनों ही डिफरेंट एनर्जी एमिट करेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, जो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाएगी, सैंपल वाइज डिटेक्ट कर ली जाएगी। या यूँ कह लें कि हाइड्रोजन एटम दो जगह हैं अल्फा कार्बन पर, तो उन दोनों का लेवल डिफरेंट से होगा, डिटेक्ट हो जाएगा, और डिटेक्ट होकर लास्टली क्या होगा, वो बनेगा इनका ग्राफ, और इन दोनों एटम के, दोनों कंडीशन वाले एटम के ग्राफ भी बनेंगे, और जो ग्राफ होंगे, जो पीक्स होंगी वो डिफरेंट आएंगे, जिनके बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लास्ट ग्राफ को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे, उनके पीक्स को देखकर आइडेंटिफाई कर देते हैं, है ना। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इस तरह से डिफरेंट पीक्स शो करते हैं, और डिफरेंट पीक्स शो करेंगे तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन हो गया, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन हो गया तो डिफरेंट मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन। इस तरह से हम यहाँ उनकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फाइंड हो गया तो उनके स्ट्रक्चर भी फाइंड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक हमारे डिस्कशन था, जो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल के लिए वेरी यूजफुल है। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।